अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सी एस फॉर द रिवाइंग लेक्चर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 17। इस चैप्टर में हम दो प्रोसेसर का कंपैरिजन देखेंगे, मोटोरोला और स्पार्क के बारे में। इस कोर्स में अगर हम ओवरऑल देखें तो जो मोस्टली हमने पढ़ा है वो इंटेल 8088 आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा है, और जो कि 16 बिट का है। और फिर हमने 32 बिट आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और फिर हमने देखा कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरफेस होती हैं। ये लास्ट चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे दो प्रोसेसर का कंपैरिजन, मोटोरोला और स्पार्क के बारे में। ये प्रोसेसर 68K का होता है और इसके अंदर टोटल 16 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि 23 बिट के होते हैं, ठीक है। 8 रजिस्टर ये वाले हैं A0 से A7 तक, और 8 रजिस्टर D0 से D7 तक, तो टोटल 16 रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस, जो कि A3 बिट के होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है जो कि होल्ड करता है जो जो भी करंट एग्जीक्यूशन हो रही है किसी भी इंस्ट्रक्शन की, उसके एड्रेस को ये होल्ड करता है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि जो भी रजिस्टर्स होते हैं ये प्रोसेसर के अंदर टेम्परेरी प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जो कि टेम्परेरी तौर पर डेटा को फोल्ड करते हैं। इसी तरह ये जो प्रोग्राम काउंटर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रिंट ही एग्जीक्यूट की जा रही है उसके एड्रेस भी होल्ड करता है ये प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद कि 8 बिट इसके अंदर एक 8 बिट का कंडीशन कोड रजिस्टर होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CCR, ठीक है, यानी कि कंडीशन कोड रजिस्टर। अब इस रजिस्टर के अंदर फ्लैग बिट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। पहला जो फ्लैग रजिस्टर है वो है एक्सटेंड फ्लैग, दूसरा है नेगेटिव फ्लैग, फिर है यहाँ पे जीरो फ्लैग, इसी तरह ओवरफ्लो फ्लैग, और इसी तरह कैरी फ्लैग, ठीक है। यानी कि 8 बिट कंडीशन कोड रजिस्टर होल्ड करता है फ्लैग रजिस्टर्स को, इनके फ्लैग बिट्स को अपने अंदर ये होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मोटोरोला प्रोसेसर है ये अलो करता है बिट एड्रेसिंग। बिट एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि अ, हम इस प्रोसेसर को जब यूज़ करते हैं तो हम इसकी सिंगल बिट को भी सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी सिंगल बिट एक बिट के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि बिट मैनिपुलेशन, यानी कि इसकी सिंगल बिट को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मूव 16 इंस्ट्रक्शन बताई हुई है। इसका मतलब ये है कि जो भी 16 बिट का डेटा है उसको हम इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक हो। अब ये जो 68 के प्रोसेसर है ये अलाउ करता है इंटरैक्ट मेमोरी एक्सेस किसी भी रजिस्टर को यूज़ करते हुए। यानी कि अब मिड टर्म लेक्चर्स में आपने दो तरह के एड्रेसेस पढ़े होंगे, एक एक डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग और दूसरा इंटरैक्ट मेमोरी एड्रेसिंग, ठीक है। सो ये जो प्रोसेसर है ये इंटरैक्ट मेमोरी एड्रेसिंग अलाउ करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है मूव D0 कोमा A0, यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए ये जो मूव है ये मोटोरोला के इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये हमारा सोर्स रजिस्टर है और ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है, ठीक है। जो इंटेल में हमने पढ़ा था वो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पहले उसका डेस्टिनेशन रजिस्टर हम यूज़ करते हैं, फिर हम उसके सोर्स वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हर आर्किटेक्चर जो है दूसरे आर्किटेक्चर से डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर रजिस्टर्स को जो नेमिंग दिए जाते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हमने जो इंटेल आर्किटेक्चर में 8288 से पढ़ा था, उसके अंदर जो मूव की इंस्ट्रक्शन थी वो हम MOV यूज़ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फुल नेम यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरह उनके जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो कोडिंग का तरीका था वो भी डिफरेंट होता है। अब वहाँ पे हमने पढ़ा था कि पहले हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं इंटेल में, फिर हम डेस्टिनेशन या हमारी वैल्यू होती है, फिर हमारी सोर्स वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या है, पहले इंस्ट्रक्शन यूज़ की जा रही है, फिर सोर्स वैल्यू यूज़ की जाएगी, फिर डेस्टिनेशन वैल्यू यूज़ की जाएगी, ठीक है। सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम एक एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है उसको हम दूसरे एड्रेस के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्ट में रजिस्टर्स यूज़ किए जाते, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हो जाती है, जैसे कि अगर हमारा कोई एड्रेस है पूथ हो तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है, रजिस्टर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिखी होती है, जबकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि हमें यहाँ पे रजिस्टर दिया जाता है, इनडायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को मूव किया जा रहा होता है, ठीक है।
मोटरोला जो है ये हमें अलाउ करता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अब जब भी हमें किसी वैल्यू को पोस्ट इंक्रीमेंट करना होता है तो उस वैल्यू के हम राइट साइड में प्लस लगाएंगे, ठीक है। पर अगर हमने प्री डिक्रीमेंट करना है तो हम उसके लेफ्ट साइड में माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये है पोस्ट इंक्रीमेंट का कोड, ये है प्री डिक्रीमेंट का। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है कि ये हमारी सोर्स वैल्यू इसके राइट साइड में मैंने प्लस लगाया है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट इस वैल्यू को करने लगी, ठीक है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझे कि आप ये क्या कर रहे हो। पहले तो उन्होंने मूव की इंस्ट्रक्शन लगाई हुई है। अब डॉट बी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी वैल्यू सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव होगी वो बाइट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डब्ल्यू भी हो सकता है। डब्ल्यू का मतलब है वर्ड कि इस A0 रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू जाएगी सबसे पहले मूव होगी इस D0 रजिस्टर के अंदर, ठीक है। जैसे ही मूव होगी, मूव होने के बाद ये वैल्यू इस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि पहले जो इसके अंदर वैल्यू है वो कॉपी होके डायरेक्टली सबसे पहले मूव होगी D0 के अंदर, फिर ये खुद को इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये आप हाई लेवल लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा होगा C++ में, ठीक है। किस तरह हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, वहाँ पे हम डबल प्लस का या डबल माइनस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सिंगल साइन यूज़ करना होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए पता हम प्लस लगाते हैं और इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट के लिए हम जो वो माइनस यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट है ये हम सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों वैल्यूज़ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सोर्स की वैल्यू को पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, तो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन की वैल्यू को प्री डिक्रीमेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस A0 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर ये D0 की वैल्यू मूव होगी, ठीक है। सो उससे पहले मूव होने से पहले जो A0 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट का मतलब है कि पहले डिक्रीज होना, ठीक है, बाद में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। सो पहले इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होने के बाद जो एड्रेस होगा उस एड्रेस में इस D0 की वैल्यू जो है वो मूव होगी, ठीक है। सो क्लियर हो गई ये कंसेप्ट आपका। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस मोटोरोला प्रोसेसर के अंदर जो 68K का है इसके अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होती। हमने ये पढ़ा था इंटेल आर्किटेक्चर में कि मेमोरी के अंदर सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। सो सेगमेंट्स हमने ये पढ़ा था कि चंक ऑफ मेमोरी होता है, कि मेमोरी का एक हिस्सा होता है और हर सेगमेंट जो है ये डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि मोटोरोला के अंदर कोई सेगमेंट नहीं बने होते मेमोरी के अंदर, बल्कि ये एक पेज्ड मेमोरी मॉडल होता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी मेमोरी के अंदर सेगमेंट्स नहीं बने होते, बल्कि पेज बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी मेमोरी को डिवाइड किया जाता है हर इक्वल पेज में, और हर पेज का जो साइज़ है वो सेम होगा दूसरे पेज से, ठीक है। ये सेम साइज़ के तमाम पेजेस होंगे, ठीक है। सो इसकी मेमोरी के अंदर जो है वो पेज्ड मेमोरी मॉडल होता है, जबकि इंटेल के अंदर जो है वो सेगमेंट्स बनाए जाते हैं मेमोरी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं कि इस मोटोरोला के अंदर कौन-कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर प्रोसेसर के नेमोनिक्स दूसरे प्रोसेसर के नेमोनिक्स से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट को लिखने का क्या ऑर्डर होता है कि पहले स्टेटमेंट लिखी जाती है, फिर रजिस्टर, फिर सोर्स वैल्यू लिखी जाती है और फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। सो तब में क्या होता था कि पहले इंस्ट्रक्शंस थे, फिर डेस्टिनेशन लिखते थे और फिर हम सोर्स वैल्यू लिखते थे, ठीक है। और जो सोर्स के अंदर वैल्यू होती है वो मूव होती है डेस्टिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ ये सोर्स की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू मूव होगी डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो पहली इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताई हुई है वो है EXG। EXG का मतलब है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कि दोनों रजिस्टर की जो सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सचेंज कर दो, ठीक है। यानी कि वैल्यूज़ एक दूसरे पर असाइन कर दो, तो एक्सचेंज का मतलब है कि दोनों की वैल्यू इंटरचेंज रहेगी, ठीक है। इसी तरह मूव की जो इंस्ट्रक्शन बताई हुई है, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया किस तरह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डॉट का मतलब डॉट बी का मतलब होता है बाइट की वैल्यू को मूव किया जा रहा है, यानी कि ये सोर्स के रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है ये बाइट की है और इस बाइट की वैल्यू को हम इस डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मूव ए का मतलब है मूव एड्रेस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी एड्रेस दिया जाएगा उसको मूव करेंगे हम डेस्टिनेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट एल का मतलब है लॉन्ग, ठीक है। बाइट होता है 8 बिट का और वर्ड होता है 16 बिट का और लॉन्ग होता है 32 बिट का, ठीक है। और यहाँ वो बता रहे हैं कि ये जो एड्रेस है ये है 32 बिट का और इसको मूव कर दो इस रजिस्टर के अंदर, क्लियर हो गया। इसी तरह मूव क्यू का मतलब है यहाँ पे
मूव क्विक, ठीक है? क्यू का मतलब है क्विक, यानी कि ये जो वैल्यू है या यहाँ पे जो भी उन्होंने वैल्यू लिखी हुई है, उसको क्विकली मूव कर दो, इसे रजिस्टर करता है, ठीक है? यानी कि फास्ट मूव करो। उसके बाद यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताई हैं, ये डेटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? यानी कि अगर हमें एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर डेटा को मूव करना है, तो हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं। अरिथमेटिक में यहाँ पे ऐड बताया हुआ है, ऐड रजिस्टर हम इंटर में भी यही यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे भी यही हमारा जो वो इंस्ट्रक्शन है ADD। इसमें क्या हो रहा है कि जो सोर्स एड्रेस में जो वैल्यू है, उसको ऐड किया जाएगा डेस्टिनेशन एड्रेस की वैल्यू से, ठीक है? और ऐड करने के बाद वैल्यू जो है वो इस डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह CLR का मतलब होता है क्लियर करना, क्लियर का मतलब होता है 0 करना, और एक सेट का मतलब होता है 1 करना। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि A3 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उसको क्लियर कर दो, यानी कि 0 कर दो। जो भी वैल्यू है उसको क्लियर कर दो। CMP का मतलब क्या है, कंपेयर करना, यानी कि A2 सोर्स रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको T1 रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उसके कंपेयर करो। इसी तरह ये जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताई हुई हैं, ये शिफ्टिंग के लिए यूज़ होती हुई, शिफ्ट ऑपरेशन के लिए। अब यहाँ पर देखें, ASR का मतलब है अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, ASR अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, इसी तरह अ, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट राइट, और यहाँ पे रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट, रोटेट एक्सटेंड राइट और रोटेट एक्सटेंड रोटेट एक्सटेंड लेफ्ट और रोटेट एक्सटेंड राइट, ठीक है? सो ये जो है ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं शिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताई हुई है। पहली इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे BRA लेबल 1। BRA का मतलब है ब्रांच, BR का मतलब है ब्रांच और A का मतलब है ऑलवेज, ठीक है? यानी कि ब्रांच ऑलवेज। यहाँ पे कोई ना कोई हमें लेबल का नाम भी होगा, ठीक है? यानी कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर हमें किसी भी लेबल में मूव करना है, तो उसके लिए हमें ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है, ठीक है? यानी कि ब्रांच ऑलवेज का मतलब है कि हमेशा इस लेबल में जो वो मूव करो, ठीक हो गया? इधर तो यहाँ पे GMP यानी कि जंप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ हो रही है। अ, BSR लेवल 1 को जो है कि BSR का मतलब है B का मतलब ब्रांच, और SR का मतलब सब रूटीन, और सब रूटीन हम पता है कि फंक्शन होता है, ठीक है? ब्रांच सब रूटीन कहाँ यूज़ होता है कि कोई अगर प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन बनाया गया है, ठीक है? और उस फंक्शन का जो भी नाम है, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे BSR, उसके बाद हम उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में मूव कर जाओ, ठीक है? यानी कि जहाँ पे अगर हमने किसी भी फंक्शन में मूव करना है, ठीक है? उसके लिए हम PSR यूज़ करते हैं, ठीक है? ब्रांच सबरूटीन ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। जिसी तरह यहाँ पे JSR का मतलब है जंप सबरूटीन। इसी तरह ARTD का यहाँ पे मतलब है रिटर्न एंड डीएलोकेट। RT और रिटर्न और D1 में डीएलोकेट, ठीक हो गया? सो ये है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पे है कंडीशनल ब्रांचेस। कंडीशंस के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं वो ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है? यहाँ BCC का मतलब है ब्रांच इफ कैरी, BLS का मतलब है ब्रांच इफ लोअर और सेम, यानी कि हम जिन वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू लोअर है या फिर सेम है दोनों वैल्यूज़, तो फिर जो वो जंप करो, ठीक है? जैसा BAT ऑर्डर है ब्रांच इफ लेस देन, अगर वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से लेस है तो फिर मूव करो। इसी तरह BEQ का मतलब है कि ब्रांच इफ इक्वल, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो फिर मूव करो। इस तरह BAC का मतलब है ब्रांच इफ ओवरफ्लो क्लियर। जहाँ पे कंडीशन लगी होगी वहाँ पे रिपीटिशन के लिए हम ये इन इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि जब तक वो कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तब तक रिपीटिशन चलती है। तो मोटरोला के अंदर कंडीशंस लगाने के लिए हम जो इन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। अब जो दूसरा हम प्रोसेसर पढ़ने जा रहे हैं वो है सन स्पार्क प्रोसेसर। स्पार्क की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये एक 64 बिट प्रोसेसर होता है। जो मोटोरोला पड़ा है वो हमें 68 बिट का पड़ा। इसके अंदर 8 ग्लोबल रजिस्टर्स होते हैं और 8 ही इसके अंदर अल्टरनेट ग्लोबल रजिस्टर यूज़ होते हैं, ठीक है? अब ये रजिस्टर विंडो क्या होता है, सबसे पहले ये कंसेप्ट समझें कि ये स्पार्क के अंदर एक ऐसा फीचर होता है कि जिसमें हम एक साथ मोर देन 1 रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि हर एक रजिस्टर के अंदर 24 रजिस्टर्स होती हैं, ठीक हो गया? यानी कि जब प्रोग्रामर किसी भी अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को यूज़ करते हैं, तो जब उस फंक्शन को एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, तो जो फंक्शंस होते हैं वो फिर इन अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इन रजिस्टर विंडोज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? सो इसी तरह स्पार्क की मेमोरी के अंदर बहुत से रजिस्टर विंडोज़ होते हैं, ठीक है? और
हर विंडो जो है वो दूसरी विंडो से जो सेपरेट होता है, ठीक है? हर रजिस्टर विंडो को हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। सो हर रजिस्टर विंडो के अंदर 24 रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है? यानी कि अगर एक प्रोग्राम के अंदर यूज़र जो है वो मोर देन 1 फंक्शन को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? यूज़ कर रहे हैं, तो वो हर फंक्शन जो है वो अपने अलग-अलग रजिस्टर विंडो यूज़ करेगा मेमोरी को स्टोर करने के लिए, ठीक है? यानी कि एक ही रजिस्टर विंडो को रीयूज़ नहीं किया जाएगा। यानी कि हर फंक्शन जो है वो अपना सेपरेटली हर विंडो को यूज़ करेगा, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एक रूम में 2 लोग रहते हैं, ठीक है? और उन दोनों लोगों की कबर्ड्स जो है वो अलग-अलग है और दोनों के जो है वो हर सामान जो है वो अलग-अलग कबर्ड में मौजूद है, ठीक है? सो अगर एक बंदे ने कोई अपने कोई चीज़ यूज़ करनी है तो वो अपनी कबर्ड में जाएगा, ठीक है? और वो जो दोनों कबर्ड्स होंगी वो उनकी रजिस्टर विंडो होगी, ठीक है? सो एक जो पर्सन है वो फिर अपनी विंडो के अंदर जाके ही वो जो अपनी पर्सनल चीज़ें यूज़ करेगा, ठीक है? इसी तरह दूसरा पर्सन जो है वो अपनी विंडो के अंदर जाके यानी कि अपनी कबर्ड से जाके अपनी चीज़ें लेगा, ठीक है? सो एक-दूसरे की चीज़ें यूज़ नहीं करेगा। सो इस तरह होता है प्रोग्राम के अंदर भी कि हर फंक्शन जब उनको कॉल किया जाता है तो वो अपनी-अपनी रजिस्टर विंडो को यूज़ करते हैं, ठीक है? अब वो बताना है कि यहाँ पे एक स्पेशल रजिस्टर यूज़ होता है जो कि किसी भी करंट रजिस्टर विंडो को पॉइंट आउट करता है, उसको हम कहते हैं करंट विंडो पॉइंटर, ठीक है? जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीडब्ल्यूपी। ये इम्पोर्टेंट है कि सीडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म है करंट विंडो पॉइंटर। ये एक ऐसा रजिस्टर होता है, एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो कि किसी भी करंट रजिस्टर विंडो को पॉइंट आउट करता है, ठीक है? यानी कि प्रोग्राम के अंदर जो भी करंटली अभी रजिस्टर विंडो यूज़ हो रहा है, उसको ये पॉइंट आउट करेगा ये करंट, ठीक है? सो उसके बाद वो ये बता रहा है कि एक्चुअल में तो रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा मेमोरी के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है? यानी कि इस पार्ट में 100 से भी ज़्यादा रजिस्टर्स मेमोरी के अंदर होते हैं, लेकिन एट अ टाइम जो है वो एक ही रजिस्टर विंडो यूज़ किया जाता है, ठीक है? जिसके अंदर 24 रजिस्टर्स होते हैं। सो क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 2 इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं इनर रजिस्टर विंडो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड तक करने के लिए, ठीक है? सो उन वो ये वाली इंस्ट्रक्शन है सेव और रीस्टोर, ठीक है? सेव यूज़ होती है किसी भी रजिस्टर विंडो को मूव करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए और रीस्टोर यूज़ होती है इंस्ट्रक्शन किसी भी रजिस्टर विंडो को बैकवर्ड करने के लिए। और जब भी हम किसी भी रजिस्टर विंडो को फॉरवर्ड करते हैं या फिर हम उसको बैकवर्ड करते हैं तो हम उसके सिर्फ 16 रजिस्टर को ही फॉरवर्ड या बैकवर्ड करते हैं, ठीक है? अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि एक रजिस्टर विंडो के अंदर तो मैंने आपको बताया कि 24 रजिस्टर होते हैं, ठीक है? फिर हम इन्हीं 24 रजिस्टर को क्यों फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं करते, ठीक है? सिर्फ हम 16 रजिस्टर्स को ही क्यों फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर रहे हैं, ठीक है? अब उन्होंने कहा है कि के रजिस्टर विंडो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए ये 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं और एक रजिस्टर विंडो के अंदर तो 24 रजिस्टर होते हैं, फिर हम सिर्फ 16 रजिस्टर को ही क्यों फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं? सिंपल इसका ये आंसर है कि आपने ये याद रखना है कि हर जो अगला रजिस्टर विंडो होगा वो पिछले रजिस्टर विंडो के 16 रजिस्टर को यूज़ करता है, ठीक है? यानी कि हर रजिस्टर विंडो अपने जो पिछला रजिस्टर विंडो होता है, उसके 16 रजिस्टर को यूज़ करता है। इसी तरह इस रजिस्टर से जो अगला रजिस्टर होगा अगला जो रजिस्टर विंडो होगा वो इस रजिस्टर के 16 रजिस्टर को यूज़ करता है, ठीक है? सो ये लिस्ट आपने याद रखना है कि हर रजिस्टर विंडो अपने से पिछले रजिस्टर विंडो के 16 रजिस्टर को यूज़ करता है। इसीलिए जब भी उनको एक रजिस्टर विंडो को मूव फॉरवर्ड किया जाता है, आगे भेजा जाता है या फिर आप उसको बैकवर्ड किया जाता है, तो उसके सिर्फ 16 रजिस्टर को ही बैकवर्ड या फॉरवर्ड किया जाता है जो उसके न्यू रजिस्टर होते हैं, ठीक है? 16 तो वो प्रीवियस रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं और 16 उनके न्यू रजिस्टर होते हैं, सो इसीलिए 24 इनके अंदर टोटल रजिस्टर होते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? उसके बाद कि आप वो बता रहे हैं कि स्पार्क के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, इसके अंदर 2 सोर्स होते हैं और 1 डेस्टिनेशन होता है, ठीक है? सो इस आर्किटेक्चर में हमने जो पीछे आर्किटेक्चर पढ़ा था हमने उसमें हमने जो ऑर्डर पढ़ा था, वो पढ़ा था कि पहले हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, फिर हमारा सोर्स होता है फिर हमारा डेस्टिनेशन होता है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इसमें हम 2 सोर्स और 1 डेस्टिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि एक साथ 2 सोर्स और 1 डेस्टिनेशन भी हम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा ये देखें, यहाँ पे उन्होंने ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है और ये जो R1 और R2 है ना, अब ये 2 सोर्स हैं और ये R4 जो है ये डेस्टिनेशन, ठीक है? वो बता रहा है कि जो इन दोनों सोर्स रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दो, मूव कर दो, ठीक है?
सो सोर्स की वैल्यू ऐड पहले होंगी, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके अंदर मूव किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 सोर्स रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं और 1 डेस्टिनेशन यूज़ हो रहे हैं। और ये R3 और R1 ये मैंने आपको बताना भूल गई हूँ, यहाँ पे देखें। ये जो एक विंडो होता है ना, एक जो रजिस्टर विंडो होता है, इसके अंदर 24 रजिस्टर होते हैं और वो 24 कौन-कौन से रजिस्टर होते हैं वो यहाँ पे देखें। इसके अंदर 8 इन रजिस्टर होते हैं, 8 लोकल रजिस्टर होते हैं और 8 इसके अंदर आउट रजिस्टर होते हैं और टोटल मिला के 24 रजिस्टर बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ग्लोबल रजिस्टर है ना, जो ऊपर 8 ग्लोबल रजिस्टर हैं, इनको हम 0 R0 से R7 ये इनके नेम है, ठीक है? R0 से R7 तक जो रजिस्टर हैं, ये ग्लोबल रजिस्टर हैं, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जो इन रजिस्टर हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया ये वाले I0 से I7 तक, इनको हम R8 से R15 तक, ये जो नेम है, ये इन रजिस्टर के नेम, ठीक है? तो आगे जो उन्होंने कोडिंग करने यूज़ किया हुआ वो उन्होंने ये वाले रजिस्टर यूज़ किए हैं, ठीक है? इसी तरह जो लोकल रजिस्टर अ, L0 से L1 तक है, इनको हम R16 से R23 भी कहते हैं रजिस्टर्स को, ठीक है? इसी तरह R24 से R31 तक जो रजिस्टर होते हैं ये आउट रजिस्टर होते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो हर रजिस्टर जो है ये 64 बिट का है, इसका साइज़ होता है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि जितना वर्ड साइज़ एक आर्किटेक्चर का होता है, एक प्रोसेसर का होता है, उतने ही हर रजिस्टर का साइज़ होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पहले डाटा मूवमेंट की उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं। तो मतलब है कि लोड साइंड बाइट एल डी का मतलब है लोड और एस का मतलब साइन और बी का मतलब है बाइट, ठीक है? यानी कि यहाँ पे सोर्स में जो भी वैल्यू है, यहाँ पे कोई ना कोई साइंड बाइट की वैल्यू होगी, ठीक है? यहाँ पे कोई साइन की वैल्यू होगी, उसको हमें लोड करना है इसके अंदर। यानी कि यहाँ पे डेटा मूवमेंट के लिए हम लोड यूज़ करते हैं, ठीक है? लोड इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। LDWU का मतलब है लोड अनसाइंड वर्ड, जहाँ पे जो भी अनसाइंड वर्ड की वैल्यू होगी उसको हम लोड करेंगे यानी कि मूव करेंगे। इस रजिस्टर के अंदर STH का मतलब है स्टोर हाफ वर्ड, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड होता है 2 बाइट का, हाफ वर्ड होगा 1 बाइट का, ठीक है? सो यहाँ पे जो 1 बाइट की वैल्यू होगी उसको हम इसके अंदर लोड कर देंगे, यानी कि स्टोर कर देंगे, ठीक है? जैसे अरिथमेटिक यहाँ भी इंस्ट्रक्शन यूज़ की जा रही हैं। सोर्स 1 ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसी तरह सोर्स 2 डेस्टिनेशन ऐड जो भी मैंने बताया कि यहाँ पे 2 सोर्स वैल्यू हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे और इस डेस्टिनेशन में स्टोर कर देंगे सब, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इन दोनों वैल्यूज़ को, ये सोर्स की वैल्यू है और जो आंसर आएगा उसको हम इस डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर मूव करेंगे। SLL अब इसका मतलब है शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट, यानी कि शिफ्टिंग के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। जो भी इसमें वैल्यू होगी उसको हम इसमें शिफ्ट कर देंगे और एंड यहाँ पे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन यूज़ की जा रही है। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसमें कॉल यूज़ होती है, ठीक है? यानी प्रोग्राम कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं, यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही है, जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही है, रिटर्न की, सेव की, रीस्टोर की यहाँ पे यूज़ हो रही है। BA लेवल 1 का मतलब है ब्रांच ऑलवेज़, ठीक है? उसके बाद BE का मतलब है ब्रांच इफ इक्वल, ठीक है? यानी कि जो भी आपको कंडीशन दी जाएगी वहाँ पे उस कंडीशन में हम इन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि जो प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इफ इक्वल यानी कि अगर वैल्यूज़ आपकी इक्वल है तो फिर इस लेबल पे मूव कर जाओ, ठीक है, कंट्रोल को। इस तरह VCC का मतलब है ब्रांच इफ कैरी क्लियर, अगर कैरी क्लियर है तो फिर इस लेबल में चले जाओ। ब्रांच LE लेबल यानी कि अगर तो वैल्यूज़ लेस या इक्वल हैं, ब्रांच लेस या इक्वल है तो इस लेबल में हम मूव कर जाएँगे। इस तरह VVS का मतलब है ब्रांच इफ ऑफ फ्लो सेट, तो फिर हम इस लेबल में मूव कर जाएँगे। सो ये था हमारा लास्ट चैप्टर आज। होप सो कि आपका क्लियर हो गया होगा। सो ये जो मैंने अभी आपको मोटोरोला और इंस्ट्रक्शन के जो हर सेपरेटली मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई हैं, ये आपने हमसे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर ली है और इंस्ट्रक्शंस की आपने फुल फॉर्म भी अच्छी तरह से सबकी याद करनी है, ठीक है? ओवर मोटोरोला की भी और यहाँ पे स्पार्क की भी अच्छी तरह आपने याद कर लेनी है। तो ये था आज हमारा CS पॉजिटिव वन कोर्स सीरीज़ का लास्ट लेक्चर। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद मी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।